हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के आपके अपने डिजिटल एंड कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जहां पर अपना ये 11वीं कक्षा का बैच चल रहा है। और हमने बड़े ही स्माइल करते हुए, बहुत हंसते खेलते हुए और समझते हुए, कॉन्सेप्ट को जानते हुए त्रिकोणमिति के चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और आपका भी रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला है। तो उम्मीद करते हैं इस सेशन का ये जो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, वो भी आप उतनी ही मेहनत से सीखोगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। उसके एकदम बेसिक से जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सम्मिश्र संख्या आखिर किसे कहते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन क्या है, कैसे एक संख्या सम्मिश्र कहलाती है, उन सब को हम जानते हुए पढ़ाई करेंगे। और किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनको घटाते हैं, कैसे उनको गुणा करते हैं और कैसे एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग लगाते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है, आर्गड़ तल किसे कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक क्या होता है, ध्रुवीय रूप क्या होता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चा। और एक द्विघाती समीकरण बनेगी सम्मिश्र संख्या में। तो उस द्विघाती समीकरण को आपको पता है, जब 10वीं में आप पढ़ के आए थे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, तब वो नेगेटिव जाता है और नेगेटिव का कोई हल नहीं निकलता। उसमें होता है कि मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, तो वो अस्तित्व काल्पनिक होता है, वो काल्पनिक ही यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे। यानी इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है ना। तो देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और उसी से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के तह तक जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा बताओ प्राकृत संख्या कौन सी होती है, बताओ प्राकृत संख्या कौन सी होती है। आप कहोगे सर नेचुरल, नेचुरल जो से 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। ऐसे ही बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है बताओ। पूर्ण संख्या यानी डब्लू वॉल नंबर, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आप आते हो पूर्णांक पर, किस पे, पूर्णांक संख्या पे आते हो। और पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। और इंटीजर में -0 प्लस, है ना, यानी नेगेटिव के और प्लस के, यानी एक संख्या रेखा पे 0 के इधर वाले भी और उधर वाले सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक। पूर्णांक में लेकिन दशमलव वाले नहीं होते, पॉइंट वाले नहीं होते। फिर आती है आपकी परिमेय, और परिमेय में क्या होता है, p बटा q के रूप में लिखने वाली, और q नॉन जीरो होना चाहिए, और ये दोनों आपस में सह अभाज्य होनी चाहिए। इसमें बेटा दशमलव वाली, भिन्न संख्या, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फिर अपरिमेय आती है, जो परिमेय से बच गई वो सारी के सारी अपरिमेय। और इन सब को मिलाने के बाद जो संख्या अपनी आती है उसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या यानी रियल संख्या। और इन सब संख्याओं का यूनियन, इन सब संख्याओं को एक बक्से में बंद कर दो, एक थैले में बंद कर दो, उस थैले का नाम होगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यानी बच्चों लोग, अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, आज तक आपने जितनी भी संख्याओं का ज्ञान लिया है, वो सब के सब वास्तविक संख्याओं का ज्ञान लिया है। और आज के बाद में अभी आप जो पढ़ने जा रहे हो वो एक काल्पनिक संख्या होगी। क्या होगी, काल्पनिक संख्या। और वो कौन सी संख्या है वो अभी जानेंगे हम। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उस क्वेश्चन से आप काल्पनिक संख्याओं में आ जाओगे। चलो कल्पनाओं की दुनिया की शेयर करते हैं हम, है ना, कल्पना की दुनिया। देखो अब देखिए, मेरा आपसे प्रश्न है बच्चा पार्टी, मुझे आप एक बात बताइए, वर्गमूल 16 का मान कितना होता है। आप कहोगे सर 4, आप कहोगे सर 4 होता है, मान ली बात 4 होता है। मैंने यही प्रश्न आपसे पूछा, वर्गमूल में -16 का मान कितना होता है। आप कहोगे सर आपका ही सिखाया हुआ है कि बटे में तो वर्गमूल और बटे में 0 और वर्गमूल के अंदर माइनस कतई पसंद नहीं है, ये आपने ही कहा था मुझे। ठीक है ना। अच्छा, मैंने 10वीं क्लास में सिखाया था, आप वाले में तो अभी नौबत नहीं आई ना, 11वीं में। तो देखो वर्गमूल में बच्चों माइनस कभी भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि माइनस आ जाने से वर्गमूल वास्तविक हल नहीं प्राप्त करता है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, या मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं होता, सॉरी। और यहां पे हम क्या लिखते थे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे।
मूल से आप हल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, यानी हल काल्पनिक होगा। अब बच्चा पार्टी एक बात बताओ, किसी का हल काल्पनिक हो जाए, कोई हल काल्पनिक हो जाए तो वो काल्पनिक होता कैसे है? उन काल्पनिक संख्याओं को ही सम्मिश्र संख्या बोलते हैं बच्चों, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा मैं आपको बताता हूं। यानी किसी भी वर्गमूल में यदि माइनस के साथ कोई भी रियल नंबर आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ जाए, और उसका जो भी हल होता है वो हल ही क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है बच्चों। यानी सम्मिश्र संख्या माने काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। अब ये काल्पनिक संख्याओं को किस तरह से हम दर्शाते हैं, किस तरह इसको मानक रूप देते हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं अभी इसी पल। तो इसको मैं मिटा देता हूं और अभी आपको बताता हूं कि काल्पनिक संख्या को कैसे लिखते हैं। देखो, देखिएगा, वर्गमूल में 16 को आप क्या लिख सकते हो? वर्गमूल में 4 गुणा 4, फिर इसका अंश हो जाता अकेला 4। लेकिन वर्गमूल में -16 को आप दो समान चीजों में नहीं तोड़ सकते। अगर इसको इससे माइनस माइनस 4 करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तब उसको कैसे हल करेंगे? सुनो, अब यहाँ पे देखो, एक काल्पनिक संख्या मानी गई है, और वो काल्पनिक संख्या क्या है आपके सामने मैं आज आपको परिचय करवा देता हूं। ये काल्पनिक संख्या बच्चों है आयोटा। क्या है? आयोटा। देखो, ये काल्पनिक संख्या है आयोटा, जिसको आई से लिखते हैं। वैसे नॉर्मली इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। वैसे नॉर्मली आप आई से लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। तो देखिए, आयोटा में, इस आयोटा की जो खासियत होती है ना, वो देखो, इस आयोटा की क्या खासियत होती है वो देख लो आप, ठीक है ना। आयोटा, इसको बोला जाता है आयोटा। लगभग आई जैसा ही है आयोटा। ये आयोटा क्या है? देखो, ये इस तरह से है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्गमूल में -1 का सॉल्यूशन क्या होगा, वर्गमूल में -1 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसका आंसर होगा आयोटा। उसका आंसर क्या होगा? आयोटा होगा। वर्गमूल में -1 आयोटा। अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो -1 बराबर इसका आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1 आयोटा स्क्वायर। तो यहीं से एक काल्पनिक संख्या निकलती है। ये देखो आप, ये काल्पनिक रूप है जो मान ली गई है कि -1 अगर है और उसका वर्गमूल है तो उसको एक काल्पनिक संख्या आयोटा से लिखा जाता है, और ये एक इमेजिनेशन नंबर है। अब जो कल्पनाओं में है, तो अब इससे एक चैप्टर बन गया पूरा का पूरा, और वो चैप्टर हमें पढ़ना होगा, और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। क्योंकि कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, संख्याओं को जोड़ना, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, और उस निर्देशांक अक्षों में इस बिंदु की स्थिति को लिखना है, फिर उसको मापांक बनाना है, ध्रुवीय रूप बनाना है। बहुत आसान चीजें और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखो, मैंने क्या करा, इसमें -1 गुणा 16 अलग अलग लिख दिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बोला सर ठीक है, आगे बढ़ो। कितने बच्चे -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं? ये देखो, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और 16 को 16 लिख दो। बताओ बच्चों, 16 का कितना आ गया? 4। आयोटा उसके आगे लगा दो, तो ये बच्चा एक पूरी की पूरी संख्या बन गई है 4 आयोटा। यानी आयोटा भी काल्पनिक संख्या, और उसके साथ में कोई चीज गुणा में आ जाए तो वो भी एक काल्पनिक संख्या है, और इन्हीं संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। अब इसके साथ आप 5 लगा दो, 500 लगा दो, 5 लाख लगा दो, इसके साथ में लगी है, चाहे घटा दो, 4 आयोटा -5 लाख लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये संख्या भी क्या? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। नाम से स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित हुई, सम्मिश्र। उसमें काल्पनिक पद भी होगा, वास्तविक पद भी होगा, एक मिक्सचर पाया जाता है। जैसे अचार होता है ना हमारा, मिक्सचर, नींबू कैरी सब कुछ मिक्स कर देते हैं, तो वो जितनी भी संख्याएं हैं सबको सब मिला देंगे तब कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी अब आप कह सकते हो सर एक बात बताओ, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रियल से भी बड़ा होता है? बिल्कुल बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स रियल से भी बड़ा होता है, क्योंकि जितनी भी रियल संख्याएं होती है ना, वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स में आ जाती है। कॉम्प्लेक्स से बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई किंग है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे छोटा रियल, उससे छोटा परिमेय, उससे छोटा पूर्णांक, उससे पूर्ण, फिर सबसे छोटा प्राकृत। तो वो हम समुच्चय वाले में पढ़ेंगे, कौन किससे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। तो ये आप एक बार समझ लिए हो तो इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो आप इसको मिटाते हैं। बच्चों आपके सामने एक मैंने सवाल लिखा है, आप 11वीं क्लास में हो, 10वीं क्लास में आपने द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से सीखी है। 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसको हल करो, इसको हल करो। तो देखो बच्चों कैसे हल करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आपने द्विघाती सूत्र का नाम सुना है? क्या नाम बताया मैंने? द्विघाती सूत्र, वो लगाओ आप। इसमें गुणनखंड नहीं करेंगे, तो इसका x का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहां पर x का मान आ गया माइनस, b का मान 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का मान 3 है, c का मान 5 है। ये रहा, ये a है, ये b है और ये c है, बटा 2a। 2a का मान कितना है? 3 माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 3 12 पंजो 60 और बटा में 3 दूनी 6। अब आप कहोगे सर इसको जगह नहीं है, थोड़ा इस साइड कर देते हैं। x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस 16 में से 60 गए बच्चों, कितना बचा बताओ? 44 बच गया क्या? माइनस के, वो भी माइनस के 44, 40 10 50 और 6 4 10 60 हो गया, बटा में 6। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, ये तो हल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 10वीं क्लास में ये पढ़ा था b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आ जाए, क्योंकि -44 0 से छोटा है तो उसके हल का अस्तित्व ही नहीं है, हल तो काल्पनिक होंगे, हल तो काल्पनिक होंगे। कहा था ना, कहा था। ये चौथी प्रश्नावली थी बच्चों, कितने कौन से नंबर की थी? चौथी, यानी 10वीं क्लास की चौथी 4.3 है या 4.4 समथिंग है, नए सिलेबस में 4.3 है। 4.3 की आगे की पढ़ाई, आगे की पढ़ाई है बेटा। 4.3 की आगे की पढ़ाई कौन सी क्लास में है? 11वीं में। और ये 4.3 कौन सी में है? 10वीं की। तो 10वीं की 4.3 के आगे की पढ़ाई है कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो भी कौन से की? जिसमें d लेस देन 0 आता ना, उसके आगे की। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि 10वीं क्लास में 4.3 का d लेस देन 0 जहां आपने छोड़ा था ना, उसके जस्ट आगे क्या पढ़ना है वो यहाँ पे है। और आपको आपके गुरुजन ने बताया होगा कि बच्चा ये केस हम 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे जब d काल्पनिक हो जाता है ना, यानी b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा होगा तो वर्गमूल में माइनस आएगा, और वर्गमूल में माइनस हमें पसंद ही नहीं है। उसकी पढ़ाई हम 11वीं कक्षा में करेंगे, काल्पनिक संख्याओं में, सम्मिश्र संख्याओं में। और ये लीजिए आपकी सम्मिश्र संख्या मौजूद है आपके सामने। तो देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? -4 प्लस माइनस 44 गुणा इसको -1 लिख सकते हैं, और -1 को अभी अभी बताया था आयोटा स्क्वायर, -1 को क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर, और बटा में 6। तो बच्चों माइनस का 4 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर से आयोटा बाहर आ जाएगा, और वर्गमूल में 44 और बटा में क्या रह जाएगा? इसके भी 6 और इसके भी 6, यानी अलग अलग तोड़ लो, एक ही बात है। तो बच्चों ये आपके हल हो जाएगा, और ये एक प्रकार की कौन सी संख्या है? सम्मिश्र संख्या, यानी एक काल्पनिक संख्या है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आया? काल्पनिक, जो कल्पनाओं में है, रियल में नहीं है। आप कहोगे सर जो चीज वास्तव में है ही नहीं उसको क्यों पढ़े? अरे यही तो देखो एल्गोरिथम होती है। देखो आज का जमाना एआई का है ना, कंप्यूटर कितना विकसित हो चुका है, सोचिए आप, बहुत जबरदस्त टेक्निक आ चुकी है अभी एआई, है ना, और उनके लिए उनके अंदर भी एल्गोरिथम पाए जाते हैं, ठीक है, गजब की टेक्निक चलती है। तो वैसे मैथमेटिक्स में भी आप ये सोचो जो इम्पॉसिबल है वही पढ़ना, उसी में मजा आएगा। जो काल्पनिक है उसको भी पढ़ो तो एक मजा सा आता है, ठीक है ना। और वैसे आप कल्पनाओं में तो जीते ही हैं, अपने कल्पनाओं का घर बनाते हो कि मैं बड़ा हो जाऊंगा कि तो अपने माता पिता के लिए ना इतना अच्छा घर बनाऊंगा और उनके इतनी खुशियां दूंगा। सोचते हो ना कि हाँ थोड़ा और पढ़ाई करते हैं, 12th बाद में एक जॉब देखेंगे, ग्रेजुएशन के बाद में जॉब देखेंगे, या फिर अपना खुद का बिजनेस करेंगे और इतने पैसे कमाएंगे कि जो सुख आपके पिता, आपके माता, आपकी फैमिली खुद नहीं ले पाई और आपको दे रही है, उससे कई गुना बढ़ के उनको खुशियां दे पाए, है ना। तो ये आप कल्पनाएं करते हो, अच्छी अच्छी बातें सोचते हो। वैसे ही अपने मैथ में भी एक कल्पनाशील एक ही चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये था बच्चों बेसिक, ये आ गया कॉम्प्लेक्स का एक मानक रूप। अब मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है ना।
चलो आप इसको एक बार देख लो, समझ लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने द्विघाती सूत्र लगा के इस x का वैल्यू कितना निकाला, चलो मुझे बताओ। माइनस का 4/6 प्लस माइनस वर्गमूल का 44/6 और साथ में आयोटा, साथ में आयोटा, ठीक है ना, ये आपने निकाल लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये एक माइनस की संख्या और एक वास्तविक संख्या नहीं है? माइनस की संख्या क्या ये वास्तविक संख्या नहीं है? ये एक परिमेय संख्या नहीं, ये दोनों के दोनों परिमेय संख्या है। ये एक पूर्णांक संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो यानी आपका ये जो है ना, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है। गुणा में कौन है? आयोटा। गुणा में कौन है? आयोटा है। तो गुणा में आयोटा है, ये दोनों रियल नंबर है। इसका मतलब इसमें ऐसे है, एक रियल नंबर और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दूसरा रियल नंबर, और उसके गुणा में सदैव आएगा आयोटा। यानी एक रियल नंबर प्लस माइनस रियल नंबर के आयोटा में गुणा कर दो और ये बन जाएगी आपकी एक संख्या, और इसी को बोलेंगे सम्मिश्र संख्या। क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। तो ये है एक सम्मिश्र संख्या का मानक रूप। इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, और यहां से आपका चैप्टर होता है स्टार्ट। बच्चों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, लेके आ गया ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सम्मिश्र संख्याओं में, है ना। तो ये थी अपनी शेर। तो इसको अपन a मान लेंगे और प्लस माइनस इसको b मान लेंगे। ये सब के सब क्या है? सम्मिश्र संख्या है, ठीक है ना। आप इसको माइनस छोड़ो, इसको प्लस मान लो। क्या मान लो? प्लस मान लो। a प्लस b आयोटा मान सकते हो। अब यहाँ पे आप a को किस में लोगे? r में, और b भी किस में है? r में। ये सब के सब r के अंदर आ जाता है, तब ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ना, ये तो ये एक कॉम्प्लेक्स का मानक रूप है, कॉम्प्लेक्स का मानक रूप है। तो हम ये कह सकते हैं सम्मिश्र संख्या का मानक रूप। इसको हम क्या हेडिंग देंगे? इसको हम हेडिंग देंगे सम्मिश्र संख्या का मानक रूप। बच्चों कौन सा रूप? मानक रूप। क्या होता है वो बताओ मुझे। वो मानक रूप होता है a प्लस आयोटा b, या b आयोटा एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। a प्लस b आयोटा, और a भी रियल नंबर, b भी रियल नंबर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बस साथ में क्या होना चाहिए? आयोटा होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक सम्मिश्र संख्या का मानक रूप हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को देखो। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको बोलते हैं सी। कॉम्प्लेक्स नंबर को इसका रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है? सी। अदरवाइज इसको जड से भी किया जाता है। किससे? जड, कैपिटल जड, कैपिटल जड से भी किया जाता है। और इसको लिखेंगे a प्लस आयोटा b, या फिर b आयोटा, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है साहब, गुणा ही करना है। a प्लस b आयोटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप लिखो वैसे लिखो। और ये आप लिखना बहुत जरूरी है कि a और b दोनों है ना, वो रियल नंबर है। किसमें है? रियल नंबर। बस ये जिसको समझ में आ गया, ये मान के चलो वो कॉम्प्लेक्स को कभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर देंगे। बोलो स्टार्ट करूं क्या? जैसे उदाहरण मान लो, a मान लो, इसके जगह 2 लिख दो, उसकी जगह 3 आयोटा। a का मान 2, b का मान 3। आप जैसे बना सकते हो -4 -6 आयोटा, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। -6 प्लस 0 आयोटा, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। क्या 0 एक रियल नंबर नहीं होता? अरे होता है, 0 एक रियल नंबर होता है, इसलिए ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। आप 0 प्लस 1 आयोटा ये भी लिख सकते हो। ये 0 और 1 रियल नंबर होता है, इसलिए ये भी। ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। अब देखो इसमें आप ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स में 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं।
एक तो जिसमें आयोटा नहीं होता और एक जिसमें आयोटा होता है। यानी आप ये समझिए a प्लस बी आयोटा, एक में तो आयोटा है, इसमें नहीं है, आयोटा नहीं है, और इसमें आयोटा साथ में है। जिसमें आयोटा नहीं है उस भाग को बोलते हैं शुद्ध वास्तविक भाग। क्या बोलते हैं? विशुद्ध यानी शुद्ध वास्तविक भाग। और जिसके साथ आयोटा लगा है उसको बोला जाता है शुद्ध काल्पनिक भाग। छापो बच्चों, एकदम से छाप सकते हो आप इसको, शुद्ध काल्पनिक भाग। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कल्पनाओं से भरा संसार आयोटा में है, आयोटा बी के साथ लगा हुआ है, तो ये काल्पनिक हो गया। इसके साथ बेचारे के पास कुछ नहीं है तो वो वास्तविक हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखो आप समझिए, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखो मैं इसको मिटा के लिखाता हूँ, ये आप नोट कर लो ऐसे, शुद्ध वास्तविक शुद्ध काल्पनिक। आप इसको अच्छे से नोट करो, मैं अभी मिटाने वाला हूं, रोक के नोट किया करो, ठीक है? वीडियो को रोक लिया करो आप। देखो भैया, यानी z का मान अगर a प्लस बी आयोटा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रियल पार्ट आर ई, रियल को आर ई से लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z क्या है? बोलो a है सर। क्यों है? क्यों है भाई ये क्यों है? क्योंकि सर इसके पास आयोटा पास में नहीं है, क्योंकि पास में आयोटा नहीं है, इसलिए क्या है? ये रियल पार्ट है। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिन पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b। चिन्ह के साथ होगा बच्चों, चिन्ह के साथ। माइनस है तो लिखना पड़ेगा। जैसे आपसे मैं सवाल पूछूं z का मान 6 माइनस 3 आयोटा है, तो उसमें रियल पार्ट ऑफ z बताओ कितना होगा? यानी a का मान 6। अच्छा, a लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 6 लिखो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ कितना होगा? सर -3। गुड, आयोटा मत लगाना साथ में, -3, क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या है, ये भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन इमेजिनरी हिस्सा है ये। अब बताओ आप कर लोगे कितना? ये था बच्चों एक बेसिक, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बढ़ेंगे आप? चलो बढ़ते हैं। बच्चों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूं साथ में, बहुत ही शानदार, मेरे मन में आ गया है कि आपको बताऊं। थोड़ा सा एडवांस लेवल है लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। आपको अगर मैं पूछूं कि x² का मान 1 है, तो x का मान कितना आएगा? आप बोलोगे सर प्लस का है तो वर्गमूल 1 आ जाएगा और x का मान आ जाएगा +-1। और ये सही भी है। क्यों? कि इकाई का घनमूल वर्गमूल आपने कर दिया। यही सवाल मैं आपसे ऐसे पूछूं कि x² बराबर -1, तो इसका आंसर कितना आएगा? x बराबर वर्गमूल में -1, वर्गमूल में -1। तो अगर -1 का वर्गमूल पूछूं, आप डर जाओगे सर ये क्या हो गया, वर्गमूल में माइनस पसंद ही नहीं है। लेकिन अभी अभी हमने क्या पढ़ाई की है? अभी पढ़ाई की है कि इसका मान तो आयोटा स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, इसके जगह आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, तो x का मान तो क्या आएगा? प्लस माइन में आयोटा आएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि पीछे एक वेरिएबल चल रहा है, चर राशि पीछे चलेगी तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। ये मैं 10वीं में बता रहा हूं अभी, तो मुझे लगता है शायद मैंने भी आपको बता दिया है। खैर कोई बात नहीं, आप साथ में लिखते रहो। लेकिन अगर मैं आपसे अब ये पूछूं, ये मैंने आपसे पूछ लिया, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर x³ का मान 1 है तो x का मान बताओ, है ना? अब आप कह रहे हो, देखो एक बच्चा हंस रहा है आगे बैठा बैठा, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना? x³ का मान 1 है, x³ का मान 1 है, तो इसका x का वैल्यू क्या होगा? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सर 1 होगा, सारे से क्या बता रहे हैं? 1 होगा, यानी x का मान सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। मैंने 10वीं क्लास में एक बात पढ़ा रखी है, आपको बताया नहीं है, कि एक समीकरण जो होती है ना, उसमें जो चर होता है ना, उसका मुख्य सदस्य, ठीक है ना, चर होता है, उस चर में सबसे बड़ी घात जितनी होती है ना, उतने ही उसके हल होते हैं। यानी अगर यहाँ पे 3 घात है ना, तो इसके 3 अलग अलग हल होंगे। हो सकता है वो बराबर भी हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके 3 हल तो होंगे ही। जैसे यहाँ पे 2 घात है तो 2 हल, यहाँ पे भी 2 घात है तो 2 हल। हाँ, हालांकि वो वास्तविक है दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों बोथ आर क्या है? इमेजिनरी।
काल्पनिक, वो बात अलग है, काल्पनिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ हल होंगे, वो 3 होंगे, आपने तो सिर्फ एक ही बताया, ये बात बनने वाली नहीं है। यानी इसके और भी हल है, वो 2 और रह गए, वो बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, बहुत शानदार काम आएगा, वो आगे बहुत काम आता है। तो देखो आप, ठीक है, देखो एक्स क्यूब बराबर 1, पक्षांतरण कर लो बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। एक्स क्यूब माइनस 1 को 1 की क्यूब लिख सकते हैं, सारे बच्चे लिख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर में 0। यहां से आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 0। बोलो सर ये तो बहुत जबरदस्त बात बताई आपने, साधारण सी है लेकिन हमें तो दिमाग में नहीं आया। बस इसी को बोलते हैं टीचर और स्टूडेंट में फर्क, और कोई फर्क नहीं है। टीचर भी आपके जैसे खाना खाता है, वो भी नींद पूरी करता है, मेहनत करता है, आप भी मेहनत करते हो, तो वो इतना अच्छे से सोच लेता है क्योंकि उसने प्रैक्टिस ज़्यादा की है। आप भी अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है 4-5 साल में आप भी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाओगे कभी, है ना, बोर्ड के सामने, तो हो सकता है तो ये आप में से निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसका आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक इस तरह की एक सर्वसमीकाएं बन गई। यहां से कितने केस बनेंगे? 2। गणित में 2 संख्याओं का 0 तभी आ पाता है, गणित में 2 संख्याओं का गुणा 0 तभी आता है जब उनमें से कोई एक 0 हो जाए, जब उनमें से कोई एक 0 आ जाए तो वो 0 होगी। इसमें कितने केस बनेंगे? 2 केस। फर्स्ट x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 1 हो गया। ये लो, इसका जो सॉल्यूशन है ना मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स क्यूब बराबर 1, तो एक तो हो गया x बराबर 1। अब इसके 2 सॉल्यूशन और बनेंगे, वो किससे बनेंगे? सेकंड वाले केस से बनेंगे। तो केस सेकंड बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहां से a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान 1 है। आप कहोगे सर ये क्या है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इंटरेस्टिंग है ये। तो x का मान द्विघात सूत्र से प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। चलो आगे बढ़ते हैं। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो x का मान माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बटा 2 एकम 2। देखो यहां पे आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 में से 4 गए, माइनस का 3, कितना 3? माइनस का 3, और बटा में है 2। यहां से फिर 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 2। देखो एक तो बनेगा x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस, देखो यहां पे थोड़ा और हल कर लेते हैं। देखो इसमें यहां पे ऐसे हल कर लेंगे, माइनस 3। बच्चा पार्टी इस माइनस को आयटा स्क्वायर मान सकता हूं क्या? बोलो, इस माइनस को क्या मान लूंगा? अंदर ही अंदर आयटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 आएगा, 3 को आयटा स्क्वायर मानेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा? माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल 3 आयोटा बटा 2। माइनस 3 का वर्गमूल आयटा होता है, सॉरी माइनस 1 का वर्गमूल आयटा होता है, और 3 ऐसा का ऐसा। यहां से कितने केस बन गए? 2। एक में तो x बराबर माइनस 1 प्लस वर्गमूल 3 आयोटा बटा 2, और एक में बनेगा माइनस 1 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा बटा 2। दिख रहा है क्या आपको? यानी एक काल्पनिक हल ये है, ये दूसरा काल्पनिक हल ये है, ये 2 हल और आएंगे। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग रहा इसका जवाब माइनस 1 प्लस वर्गमूल 3 आयोटा बटा 2, और दूसरा है x बराबर माइनस 1 माइनस रूट 3 बटा 2। मतलब जबरदस्त है ना ये। देखो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस। अब देखो बच्चों, ये है इसके इकाई के घनमूल, इसको बोला जाता है इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल। ये इकाई के घनमूल होते हैं, 3 घनमूल होते हैं, 1 2 3, और घनमूल हमेशा किसी संख्या का 3 जोड़े ही बनते हैं। इसके 3 गुणनखंड होंगे, तीनों से 3 शून्यक मिलेंगे, ये तीनों के तीनों वही हल है। और बच्चों इसको बोला जाता है ओमेगा। क्या बोला जाता है? ओमेगा। जिसमें प्लस होता है उसको ओमेगा बोलते हैं,
जिसमें दोनों माइनस होते हैं उसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। जिसमें प्लस होता है उसको ओमेगा क्या बोलते हैं, उसको ओमेगा, ओमेगा, और ये ओमेगा का स्क्वायर। डब्लू को थोड़ा सा मोड़ दो, गजब चीज है ना। तो ये आप नोट करो, बहुत अच्छे से वीडियो को रोक के नोट करो, ये बहुत काम आने वाली चीज है। और आगे बढ़ते हैं, इसका आगे भी पढ़ाई चलता है। जब हम ध्रुवीय रूप पढ़ेंगे ना, काम आएगी ये चीज, ध्रुवीय रूप पढ़ेंगे काम आएगी, आप ये चीज काम आएगी, लिख लेना। ये अपना वर्किंग जोन रहेगा, ठीक है ना, वर्किंग जोन रहेगा, इसमें आप इसको नोट करो। मैं एक बार पीछे हो जाता हूं, वीडियो को रोक लो, उसके बाद नोट करो। हाँ, अब मैं मिटा देता हूं अभी, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। बच्चों मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहा हूं। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही तो आया था। और इससे x बराबर क्या आया था, 1 आया था। और इससे x के दो मान आए थे, एक का तो ओमेगा और एक का ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये एक तो ओमेगा आया था और एक का ओमेगा स्क्वायर आया था। बच्चों ये अगर इसका सॉल्यूशन है तो इस पूरे में x की जगह क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो x की जगह ओमेगा लिखो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। ये आपकी समीकरण बन गई है ओमेगा की। अब इकाई के घनमूल ओमेगा की एक समीकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0, पहला आंसर तो ये है। दूसरा, अगर ये इसका x का मान ओमेगा है तो यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। तो x क्यूब का मान अगर 1 है तो ओमेगा क्यूब का मान भी कितना होगा, 1। ये दूसरा रिजल्ट आपको निकल के आया, जो आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना, बहुत काम आने वाली चीज है कॉम्पिटिटिव में। देखो 11th क्लास में सिलेबस मैटर नहीं करता बच्चे, 11th क्लास में मैटर करता है आप कितना नॉलेज ले पाते हो, है ना। हो सकता है ये चीज आपकी बुक में ना हो, या हो भी सकती है, लेकिन आप नॉलेज लो, नॉलेज लोगे तो फिर आगे की पढ़ाई में काम आएगी। अभी स्किप कर देंगे तो फिर क्या मजा आएगा। तो ओमेगा क्यूब का मान 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का मान 0, क्या होता है 0। और ये ओमेगा कहां से आया, इसको सोल्व किया था तब आया था, ठीक है ना। ये आप समझ लीजिए, बहुत शानदार चीज है ये। तो आप अब इसमें बहुत सारी चीजें आप खुद कर सकते हो। देखो ओमेगा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा। देखिए आपको मैथ सिखाता हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और ओमेगा एक अशून्य राशि है, तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा बराबर 1 बटा ओमेगा स्क्वायर। देखो कितना कुछ कर सकते हो आप, ओमेगा हमेशा 1 बटा ओमेगा स्क्वायर होता है, बोलो। अब ये देखो एक मैथमेटिक्स नया रिजल्ट आ गया। तो ये आपके दिमाग पे डिपेंड है कि आप इसको कितना कुछ पढ़ सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में तो यही प्रश्न आते हैं बस, ठीक है ना। इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब मैं मिटाता हूं इसको, आगे करता हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आज आपने इकाई के घनमूल पूरे सीख लिए हैं, इकाई के घनमूल कंप्लीट सीखे हैं, इकाई के घनमूल। अब देखो बच्चों, ये था अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब मैं आपको और ज्यादा बेसिक पढ़ाऊंगा। बताओ बच्चों, z का फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी आयोटा, जिसमें a और b क्या होते हैं, रियल नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर होते हैं। बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। ये होता है z का फॉर्म। अब आपको मैं सिखाऊंगा दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ और बाकी। अरे एकदम से आसान है, लेकिन देखो फॉर्मेलिटी के लिए आपको सिखाना पड़ेगा, मुझे पता है, लेकिन आप कर लोगे। देखो होता क्या है, z1 का मान -4 प्लस 3 आयोटा ले लो, और z2 का मान ले लो -6 माइनस 14 आयोटा। थोड़ा माइनस, देखो बच्चों को माइनस आ जाता तभी प्रॉब्लम होती है, वरना तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो बच्चों जोड़ेंगे तो z1 की जगह z1 का वैल्यू, z2 की जगह z2 का वैल्यू। तो -4 प्लस 3 आयोटा, -6 माइनस 14 आयोटा। क्योंकि बीच में प्लस लगाने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, प्लस माइनस को माइनस कर देगा, प्लस माइनस को माइनस कर देगा। अब देखो -4 -6 -10, -14 और 3 है, ये घट के कितने हो गए, -11 आयोटा। तो ये बस बन गया। बताओ दो कॉम्प्लेक्स का जोड़ कर दिया क्या आपने। तो सिंपल सी बात है, जोड़ कर दो, यानी
रियल रियल में जोड़ दो और इमेजिनरी इमेजिनरी में जोड़ दो, ऐसा ही बाकी हो जाएगा, ऐसा ही बाकी हो जाएगा। तो बाकी कैसे करेंगे देखो, अगर आपको इसका बाकी करना है तो Z1 माइनस Z2 करो, तो माइनस का 4 प्लस 3 आयोटा में से माइनस का 6 माइनस का 14 आयोटा घटा देंगे, तो माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा, 6 में से 4 गए 2, 14 और 3 17 आयोटा, ये लो भैया आ गया। यानी जैसे जोड़ किया वैसे बाकी कर दो। यानी इसमें आपको इतना ही करना है कि पहले रियल में से दूसरा रियल घटा दो, पहले इमेजिनरी से दूसरा इमेजिनरी घटा दो, बात खत्म। बताओ जोड़ बाकी कंप्लीट है क्या? बिल्कुल। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का जोड़ बाकी समीकरण में कभी गलत हो ही नहीं सकता, और ऐसे ही गुणा भाग भी गलत नहीं हो सकता। तो मैं आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। अब देखो, अब मैं सिखाऊंगा आपको गुणा भाग। क्या सिखाऊंगा? गुणा और भाग सिखाऊंगा। तो पहले मैं गुणा सिखा देता हूं। Z1 को मान लो आप कुछ भी मान लो 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 को मान लो आप 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले गुणा करेंगे Z1 गुणा Z2। तो भैया जी 2 प्लस 3 आयोटा की गुणा करा दो 4 माइनस आयोटा से। तो देखो 2 चौके 8। हाँ बिल्कुल, आप कहोगे सर ये तो आप ब्रैकेट खोल रहे हो। अरे बच्चा, ब्रैकेट ही खोलना और कुछ नहीं करना। देखो आपकी किताब में गुणा को लेकर एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, मैं कभी भी याद नहीं कराऊंगा वो फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करने से दिमाग का स्तर कम हो जाता है, याद मत करो। देखो मैं भी याद नहीं करता हूं, 2 सेकंड लगेंगे, गुणा कर लो। हाँ, बड़ा कोई सवाल आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना है। अभी आप फॉर्मूला याद करके बैठ जाओगे तो गुणा आपके लिए 11 हो जाएगा। है गुणा गुणा नहीं होगा, गुणा 11 हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? देखो 2 से गुणा करो, 2 चौके 8 माइनस का 2 आयोटा, कर दी गुणा, इसका काम खत्म। 2 बोलो, 2 बोलो, तुम्हारा काम हो गया, तुम अब जाओ। अब देखो कटप्पा मामा आएगा, बाहुबली का काम हो गया, अब कटप्पा आएगा। 3 चौके 12, साथ में लगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 आयोटा की गुणा किससे हो जाएगी? आयोटा से। 3 आयोटा की गुणा आयोटा से हो जाएगी। देखो 8 माइनस 12 में से 2 आयोटा 10 आयोटा, माइनस ऐसा 3 एकम 3, आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा की घात 2। अरे भाई गुणा कर सकते हो? ओहो क्या बात है। आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? भारत का बच्चा बच्चा जानने लग गया अब। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? माइनस का 1। 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 3, इसकी जगह क्या लिख दोगे? माइनस 1। तो 8 माइनस 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस कर दो। और देखो, ओ सॉरी, देखो यहाँ पे बच्चों बाय मिस्टेक लिखा गया, ऐसे थोड़ा बहुत गलती हो जाता है टीचर से, थोड़ा बहुत तो हो जाता ना। 12 में से 2 गए, कितने बचेंगे? प्लस के 10। तभी मैं सोचूं कि 12 में से 2 गए, माइनस क्यों लिख रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, 8 और 3 11, 11 प्लस 10 आयोटा, बात खत्म। बताओ गुणा कर लोगे ना? कि सर गुणा में कुछ नहीं है, 2 ब्रैकेट को सोल्व करना है और लास्ट में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू बनेगा। या फिर हो सकता है आपको 3 ब्रैकेट दे दें। कितने ब्रैकेट? 3, उसमें आयोटा की घात कितनी बनेगी? 3। अच्छा, आप कहोगे सर एक काम करो, आप हमें आयोटा की घात सिखा दो, आयोटा की घात सिखा दो। चलो ये समझ में आ गया ना आपको? तो देखो बच्चों, 2 समिश्र को जोड़ घटाव करेंगे तो भी एक समिश्र बनेगी, 2 समिश्र को गुणा करेंगे तो भी एक समिश्र बनेगी। अब पता है क्या प्रश्नावली में सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा इसके बराबर में 11 प्लस वाई आयोटा है, तो वाई का मान बताओ। इसके बराबर में ये है तो वाई का मान बताओ। ये इतना घटिया प्रश्न देंगे, एकदम से बेइज्जती कर दोगे आप क्वेश्चन की। तो बताओ, कंपेयर करो, 11 से 11 कंपेयर हो गया, वाई से कितना कंपेयर हुआ? 10, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया? 10। आपके लेवल का सवाल ही नहीं है ये। है क्या आपके लेवल का सवाल? बताओ, खुद है क्या? बिल्कुल नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर इसमें। तो ये था हमारा गुणा। अब करेंगे अपन आयोटा की घात, पढ़ लेते हैं। चलो अभी टॉपिक आ ही गया है, आयोटा की घात। तो नया टॉपिक है आयोटा की घात। आयोटा की घात देखो क्या है आयोटा का। आप सब जानते हो आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है।
और एक आयोटा का मान कितना होगा, एक आयोटा का मान हो जाएगा वर्गमूल में -1। आयोटों की घात 3 करेंगे तो इसके साथ भी आयोटा गुणा में होगा और इसके साथ भी आयोटा गुणा में होगा, यानी -1 की गुणा में आयोटा कर दो, वैल्यू आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो आयोटा क्यूब जो है ना वो माइनस आयोटा के बराबर हो गया। अब आप कहोगे सर ये इंटरेस्टिंग बात है, विषम घात करी तो माइनस का आयोटा, सम घात करी तो माइनस चिन्ह तो है लेकिन आयोटा नहीं दिख रहा। देखो गजब की बात है ना, अगर आपने सम घात करी तो आयोटा गायब हो गया है लेकिन चिन्ह माइनस में, और आयोटा की घात 3 करी अभी भी माइनस। हो सकता है आगे माइनस का भी इलाज कर दे, चलो माइनस का भी इलाज करते हैं, टेंशन मत लो। एक आयोटा और चिपकाओ इसको, आयोटा में कमी नहीं रखेंगे, बिंदास चिपकाएंगे। देखो 3 आयोटा में एक आयोटा और गुणा करो, यानी आयोटा 3 गुणा आयोटा, यही होगा। और आयोटा 3 का वैल्यू कितना है, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा की आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू गुणा में -1, माइनस माइनस प्लस और 1, ये हो गया भाई इलाज। देखो माइनस का इलाज कर दिया ना हमने। बताओ आयोटा की घात 4 का वैल्यू कितना आया, +1। ये बात थोड़ी अच्छी लग रही है, यानी अगर हम आयोटा की घात 4 वाले पद बना देते हैं या फिर 4 का गुणज बना देते हैं तब उसका वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चे। अगर हम किसका मल्टीपल बनाते हैं 4 का तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। देखो कैसे, आयोटा की घात 4 हो गई 1, आयोटा की घात 8 बनानी है तो आयोटा की घात 4 + 4 लिखोगे, और आयोटा की घात 4 + 4 यानी आयोटा की 4 गुणा आयोटा की घात 4, और 1 गुणा 1 वापस क्या आ जाएगा 1, यानी 4 का पहाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 10 छके 40, फिर आगे 44, 48, 52, 56, 60 जैसे भी करोगे उन सब घात पे आयोटा की घात करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक है ना। आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ बच्चों आयोटा की घात 4000 कितना होता है, आप लिखोगे सर इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, आयोटा की 4 गुणा 1000, अगर गुणा में 4 है तो उसका आंसर 1 आएगा, उसका आंसर 1, यानी आयोटा की घात 4 के आगे आप 10,000 करोड़ लिख दो चाहे तो इसका आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, यानी अगर आपको आयोटा स्क्वायर का मान पता है ना तो आप कितने भी घात का आप मान बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं चलो। अब देखो बच्चों मैथ पढ़ने का नजरिया होता है, ये एक गेम के जैसा होता है, जो इस गेम को सही से खेल गया ना ये मान के चलो वो धुरंधर बन जाएगा, खतरनाक। याद करने की कोशिश करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे कितने बच्चे बता सकते हैं आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, बोले सर सब बता सकते हैं, चलो ठीक है। और आयोटा कभी भी नॉन जीरो होता है, बिल्कुल सर आयोटा कभी भी नॉन जीरो होता है, वो जीरो हो ही नहीं सकता। इसको आप आयोटा गुणा आयोटा लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। तो एक आयोटा इसके बटे में भी जा सकता है, बोले सर बिल्कुल जा सकता है। तो ये लो बन गया एक नया रिजल्ट। आयोटा अपने ही आयोटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, ये एक नया सूत्र बन गया। अब लोग इसको याद करते हैं, क्या मतलब हुआ इसको याद करने का, यदि आयोटा स्क्वायर का पता है तो एक आयोटा गुणा में भेज दो, तो यानी आयोटा का मान -1 आयोटा के बराबर होता है। बताओ समझ में आया क्या। तो ये रिजल्ट आ गया, इसको आप नोट करो। आगे देखो, अब मैं आपसे पूछूंगा आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 का मान 1 आया। ऐसे ही मैं आपको पूछूंगा 2 3 4 हो गया ना, 2 3 4 हो गया, तो आयोटा की घात 5 कितना होगा, आयोटा की घात 5 बताओ मुझे कितना होगा। आप कहोगे सर इसको ऐसे लिख लो 4 गुणा आयोटा, क्योंकि 4 और 1 कितनी होती है 5 होती है, और 4 का वैल्यू कितना होता है 1, और साथ में आयोटा बराबर आयोटा, यानी आयोटा की घात 5 का वैल्यू अकेला आयोटा आया है। ठीक है ना। चलो विषम संख्या वाली लेते हैं, 7 वाली लो। 7 को क्या लिखोगे, आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 3, ऐसे लिखोगे।
आयोटा की घात 4 हो जाएगी 1 और आयोटा की घात 3 हो जाएगी माइनस आयोटा, तो यह हो जाएगा माइनस आयोटा। बड़ी जोरदार बात है कि 5 पे आयोटा 7 पे माइनस आयोटा, यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आयोटा की घात विषम संख्या है बच्चों, क्या है, विषम संख्या है, तो उसका या तो मान प्लस आयोटा आएगा या फिर माइनस आयोटा आएगा। बात सीधी सी है, बस यही समझाना चाहता था मैं आपको इतनी देर से। अगर विषम संख्या आ गई तो उसका वैल्यू या तो प्लस आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा, और कुछ नहीं आएगा। बात सीधी सी है, ठीक है ना। और वो प्लस आयोटा कब आएगा, माइनस आयोटा कब आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, यानी अगर कोई संख्या 4 के गुणा में है, 4 के गुणा में है, और उसमें आगे अगर एक जोड़ने से जो विषम संख्या प्राप्त होती है ना, उसमें तो आपका आएगा आंसर आयोटा। देखो बहुत मस्त बात है ये, क्योंकि 4n तक तो वो 1 हो जाएगा और 1 घात में उसका आंसर आयोटा ही रह जाएगा। 4n + 1 कितना, 4n। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आप नोट करो, इसको मैं मिटा रहा हूं। बहुत शानदार बात निकल के आएगी, देखो बहुत ही गजब बात निकल के आएगी। यदि बच्चों देखो, अगर मैंने क्या किया, आयोटा की पावर 4n + 1 कर दी, कितनी कर दी, 4n + 1, तो उसका आंसर आयोटा ही आएगा। अगर मैंने उसकी घात n की गुणा कोई 4 और उसमें से 1 कम कर दी, तो उसका वैल्यू, अगर ये विषम घात है ये भी, तो उसका वैल्यू माइनस आयोटा आएगा। क्यों आएगा ये भी बताऊंगा। तो यानी आयोटा की घात 4n - 1 करूंगा तो माइनस आयोटा आएगा। सर थोड़ा और बताओ, विस्तार से बताओ कैसे आया। बच्चों एक काम करो, इसको आप 4n लिखो और आयोटा की पावर 1 लिखो, इसको आप आयोटा 4n लिखो और आयोटा की घात -1 लिखो। 4 का गुणज, बोलो आयोटा के गुणा में 4 का गुणज आता है, उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, और गुणा में आयोटा की घात 1 यानी आयोटा, बोलो हैंस प्रूव्ड हो गया ना। तो यानी 4n + 1 का वैल्यू आयोटा और 4n माइनस वैल्यू, और माइनस की घात बटे में चले जाएगी, और इसका मान 1 होता है, 1/1 आयोटा। अभी अभी समझाया था 1 आयोटा का मान माइनस आयोटा। आप कहोगे सर आपने तो ये बताया था आयोटा बराबर 1 माइनस का 1 आयोटा, तो ये माइनस कूद के इधर आ जाएगा। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आया, माइनस आयोटा। अब बताओ ये समझ में आया क्या। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है, अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, हम तो मैथ के स्टूडेंट हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हैं, आपके टीचर भी कॉन्सेप्चुअल है, तो अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम खुद निकाल लेंगे ऐसे सवालों को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटाता हूं और इसी के साथ आयोटा की घात है ना, वो चैप्टर हम बंद करते हैं, क्योंकि घात आप जितनी मर्जी हो उतनी बना सकते हो। एक सवाल करवा देता हूं बस आयोटा की घात पे, फिर आप इसको हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारी पढ़ाई अभी बाकी है। अभी तो ये मान लो कि क्लास शुरू हुई है, मेरे स्टूडेंट्स क्लास शुरू हुई है। चलो मैं आपको एक किताब का एक सवाल करवाता हूं कॉम्प्लेक्स में घात का। वो है आयोटा की पावर -39, आयोटा की पावर -39। देखो इतना कितना आसान से करेंगे, देखो आराम से करेंगे एकदम। माइनस की घात नीचे गई प्लस में, अब देखो 1 आयोटा। अब कितने बच्चे इसको आसानी से लिख सकते हैं कि 40 - 1 गुण 40 को 40 - 1 कितना बच्चे लिख सकते हैं। बोलो सर हम सब लिख सकते हैं। बोलो ठीक है लिख दो। अब बताओ कितने बच्चे इसको अंदर ही अंदर 40 गुणा आयोटा की पावर -1 लिख सकते हैं। बोलो सर हम सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग कर लिया हमने। ये 4 का गुणज आयोटा का, और 4 का गुणज कितना वैल्यू देगा, 1 देगा। कितना वैल्यू देखो, आयोटा की पावर 4 1, तो 40 भी कितना होगा, आयोटा की पावर 4 गुणा 10, तो 1 की पावर 10 का मान 1 होगा। तो ये आ जाएगा 1 आयोटा की पावर -1। -1 ऊपर जाएगी वापस, तो किस में बदल जाएगी, +1 में, और +1 का वैल्यू आ जाएगा आयोटा।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ओनली आयोटा, ओनली आयोटा। बताओ समझ में आया क्या? तो आई होप बच्चों आपको ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला जो क्लास है आपको समझ में आया हो। आगे हम और इसको कंटिन्यू करेंगे, तो सब्र रखिए, थोड़ा सा विवेक रखिए, और विवेक से हम पढ़ाई करेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई बहुत समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आगे की क्लास हम आगे कल देखेंगे। आज बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय।